अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 का थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ये हमें थ्योरम दिया गया, पहले ये नहीं था लेकिन अभी इसे ऐड कर दिया है, तो इसलिए इसकी लेक्चर वीडियो ज़रा बाद में बन रही है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब यहीं से हमें पता चल गया कि हमें एक ट्राइंगल बनानी है, जो मैंने आपके लिए पहले से बना ली है ताकि टाइम सेव किया जा सके। कि हमें यहाँ से इस ट्राइंगल को देखते हुए पता चलेगा कि हमने क्या करना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है, फिर उसका इंटरनल बाइसेक्टर यानी जो उसके अंदर का एंगल है, इंटरनल एंगल जो है उसको बाइसेक्ट करना है, जो कि हमने इसका ये इंटरनल एंगल है, फिर हमने इसको बाइसेक्ट किया। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते हो जैसे स्टेटमेंट को बताया। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पहले भी बताया है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? गुड, दैट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक हो गया। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट। अब इसके बाद जो आपके पास है ना, यानी यहां से इससे आगे वाला हिस्सा, वो हमारे पास टू प्रूव का हिस्सा है। डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट, यानी ये जो साइड आपके पास इसको डिवाइड कर रही है, ये वाली साइड, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर इस साइड को डिवाइड कर रहा है ना, तो इस साइड को जो डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ऑफ द लेंथ, यानी इसके और इसके दरमियान लेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस सेम रेशो का होगा। द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ये दो साइड जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिन दो साइड की वजह से वो एंगल को बाइसेक्ट किया है, यानी ये दो साइड ये एंगल बना रहे हैं जिसको बाइसेक्ट किया है, तो इसकी रेशो भी सेम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी लेंथ 2 है और इसकी क्या है 3 है, तो सेम डिफरेंस इज हेयर। इधर आपके पास क्या हो जाएगा 4 और 6, यानी आपके पास सेम रेशो होगी। तो ये हमने करके देना है टू प्रूव, और ये इसकी स्टेटमेंट है जिसके मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्या आ जाता है इसका गिवन। अब गिवन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं आपके पास गिवन को, ये वाला हिस्से को हम बाद में यूज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ा। तो अब यहाँ पे मैं आपके पास सबसे पहला स्टेप गिवन में आता हूँ। देखो, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमने यही करना है कि हमने ट्राइंगल का नाम रखा हुआ है ट्राइंगल ABC। अब हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, एंगल A को बाइसेक्ट किया ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। अब उसने क्या करता है, वो कहता है कि डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू इट, कि अपोजिट साइड को जाके डिवाइड करता है। वो जहां पे कहां पे जाके मिल रहा है, मीट BC एट पॉइंट D, या मीट CB भी कह सकते हैं, मीट CB, कैपिटल C आएगा, CB साइड एट पॉइंट D। इसके बाद हमारे पास गिवन का काम हो जाता है ख़त्म, क्योंकि अभी हमने इसको नेम नहीं दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल CAD कंग्रेंट टू एंगल DAB, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कंग्रेंट हैं। लेकिन हम आगे कंस्ट्रक्शन में इसका नाम देंगे तो वहीं पे इसको बता देंगे कि ये एंगल दोनों आपस में क्या है, कंकरेंट हैं। टू प्रूव, में हमने क्या करना है बेटा, कि वो कहता है क्या है, द साइड अपोजिट टू इट इन द रेशो, कि ये जो रेशो बन रही है, अगर आपके पास कहते हो CB रेशो DB या BD रेशो DC, जो भी रेशो होगी सेम रेशो आपके पास ये होगी। अब आपके पे डिपेंड करता है आपने पहले कौन सी साइड लेने। अगर आप कहते हो कि BD रेशो आपके पास DC, ये रेशो फिर ये, तो इसके सामने वाली साइड ये बन रही है, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, रेशो AB रेशो आपके पास AC आ जाएगा। जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि अगर ये साइड छोटी है
तो ये वाली साइड भी इस साइड की निस्बत छोटी है। अगर ये साइड बड़ी है तो ये साइड अगर इससे बड़ी है तो ये ए सी भी ए बी से बड़ा है, तो ये रेशो है। रेशो आपके पास हो सकता है कि थोड़ा सा डबल हो या उससे थोड़ा सा ग्रेटर हो, 0.5 ग्रेटर हो, तो ये हमारे पास रेशो हमने टू प्रूव करना है। रेशो को हम यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, किस तरह से आपके पास रेशो को लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो दिया हुआ है ना, बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू ए बी ओवर ए सी। अगर आप यूँ भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले के बजाय ये भी लिख सकते हैं। इज दैट ओके? ये तो हो गया बेटा हमारे पास गिवन और टू प्रूव। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया हर एक का चेंज होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन के साथ कंस्ट्रक्शन को शो किया है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो ए डी लाइन है इसके पैरेलल, जैसे ये आपके पास जा रही है लाइन बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन के अंदर, हमने क्या किया, लाइन बी ई ले ली। ड्रा बी ई पैरेलल टू डी ए। पहला स्टेप हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन का, पहला स्टेप इसका हमने ये किया जी, ड्रा डी ए। ये साइन आपके पास पैरेलल की है। ड्रा द लाइन सेगमेंट भी कैसे, ड्रा डी ए पैरेलल टू, नहीं ड्रा बी ई पैरेलल की है ना, क्योंकि हमने ड्रा द लाइन सेगमेंट बी ई, क्योंकि हम बी ई को ड्रा कर रहे हैं ना, डी ए तो पहले से है ना, पैरेलल टू डी ए, जो डायरेक्शन है वही। फिर उसके बाद क्या किया, जब इसको किया तो ये आपके पास बी ई आपके पास सी ए को बढ़ाने पे उससे जाके मिला, विच मीट्स सी ए प्रोड्यूस्ड आपके पास ई, विच मीट्स सी ए एट पॉइंट ई। बल्कि इसी के आगे लिख देते हैं क्योंकि जगह को हमने यूज करना है, विच मीट्स सी ए प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई। यानी सी ए को जब हमने ई तक प्रोड्यूस्ड किया, उसको बढ़ाया, तो वहां पे जाके मिली, और यहां पे ये हो गया। नेम्स द एंगल, और एंगल के नेम दे देंगे, नेम्स द एंगल। इसका नाम बेटा हम क्या रख देते हैं, 1। मैं नेम मसलन बुक के तहत ही रख रहा हूँ ताकि फिर आपके लिए ज़्यादा मसला ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बुक से याद करते हैं। तो ये 2, इसको नाम दे देते हैं 3, और इसको नाम दे देते हैं 4। बुक में भी आपके पास आई थिंक ऐसे ही नाम रखे हुए जी, ऐसे ही नाम रखे हुए हैं, वरना अपनी मर्ज़ी के भी नाम दिए जा सकते हैं, लेकिन आप बुक से तैयार करते हैं इसलिए मैंने आपके पास बुक के नाम रखे हैं। तो यहाँ पे आप नेम्स द एंगल यानी 1 रख दें, एंगल 2 रखा, एंगल आपके पास 3 एंड एंगल 4। यहाँ पे एक बात मैं जो आपसे कह रहा था ना कि हम गिवन के अंदर ही ये बात कहेंगे, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों आपस में इक्वल हैं। ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 3, या जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में जाके नेम दिया तो उसके बाद लिखा है ना, अदरवाइज आप लिख सकते हैं एंगल सी ए डी कंग्रेंट टू एंगल डी ए बी। कंस्ट्रक्शन का काम भी आपके पास बेटा पूरा हो गया। अब हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट और रीज़न के ऊपर। हम आप बताते हैं कि स्टेटमेंट और रीज़न के ऊपर हमने क्या कुछ लिखना है। पहले मैं थोड़ी सी इस जगह को यूज़ करने के लिए लिख लूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मेरे पास ये जगह पूरी हो जाए, वरना वो बोर्ड में रखा हुआ है, थोड़ा सा जगह बचा के उसको यूज़ करने के लिए। स्टेटमेंट एंड रीज़न। स्टेटमेंट और रीज़न के अंदर सबसे पहली बात हम यही कहेंगे, जो हमने लाइन को पैरेलल किया है कि बी ई पैरेलल टू आपके पास क्या है, डी ए। बी ई पैरेलल टू आपके पास डी ए, और ये बात हमने कहाँ पे की है, कंस्ट्रक्शन के अंदर की है। बेटा अगर ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है तो क्यों कर रहे हैं बेटा, हमें ये बात पता है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों आपस में और थर्ड लाइन उसको
इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके बनने वाले एंगल सेम सेम होते हैं। जैसे आपके पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, और ये दोनों एंगल हमारे पास कहलाएंगे क्या? ये दोनों एंगल कहलाएंगे हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्या कहलाएंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो हम क्या कहेंगे? एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 2, और रीजन इसकी क्या देंगे बेटा? क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल डेफिनेशन क्या होता है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगे, इसे हम कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। और इसका हम नाम क्या दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपको मैंने पहले बताया, जब भी आप किसी इक्वेशन का नाम देते हैं इट मीन्स दैट आपने इसको आगे यूज़ करना है। ठीक है जी बेटा, अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो फिर दोबारा हम कहेंगे कि एंगल AD और BE फिर पैरेलल है। अगेन अब अगले रिजल्ट के लिए यूज कर रहा हूं मैं असल में, BE पैरेलल टू आपके पास DA। तो अब मैंने क्यों यूज किया बेटा? अगर आपके पास ये दो लाइनें यूं हैं तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल। अगर ये दो पैरेलल लाइंस, जैसे आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस यूं हैं और ये आपस में यूं कट करती हैं, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कहलाते हैं आपस में अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। आपके पास बता रहा हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो देखें ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर इस लाइन को थोड़ा सा अगर फर्ज करो मैं आपको समझाने के लिए बढ़ाता हूं, तो ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकल रही है, तो इसका ये वाला एंगल, ये और ये, क्योंकि पैरेलल लाइन के साथ ये बन रहा है, और ये लाइन आपके पास AB उसको इंटरसेक्ट कर रही है, and AB intersect AB, so angle 3 and angle 4 are concurrent. So angle 3 and angle 4 are concurrent। इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा, और रीजन इसके हम क्या लिखेंगे? गुड, अल्टरनेट एंगल बेटा। अल्टरनेट एंगल, यहां तक बात होगी। लेकिन यहाँ तो होगी 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। आखिर ये जो चीज़ लिखी थी इसका भी तो कोई ना कोई यूज़ होगा। हमें गिवन में पहले से पता है, बट हमें गिवन में ये बात पहले से पता है कि एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 3, ये बात हमें गिवन में ही पता है। गिवन में पता है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। अब बेटा समझने वाला पॉइंट क्या है? 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 और 4 भी आपस में इक्वल हैं? क्योंकि देखो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है ना, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपस में। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। एक बात यूं भी आपको समझ आ सकती है, वरना आपके पास यूं भी कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? 2, और 3 की वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और रीजन इसकी क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे 3, यानी इसको मैंने फिर दोबारा यूज करना है। बेटा अगर आपके पास 2 एंगल और 4 आपस में इक्वल आ गए तो आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम के अंदर, इफ द 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो कैन आई राइट दैट व्हाट इज द अपोजिट साइड ऑफ 2 एंगल? एंगल 2 के अपोजिट साइड बन रही है हमारे पास ये वाली AB, कि AB इज कंग्रेंट टू एंगल 4 के अपोजिट क्या बन रही है? AE। AE इक्वल है, और इसकी रीजन हम क्या लिखेंगे? इसकी रीजन लिख देंगे हम क्या? फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। यहां तक बेटा बात समझ आती है आपको? अब हम आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जिस चक्कर में हमने ये सारा कुछ किया कि ये हमें क्यों चाहिए था कि AE और AB क्यों इक्वल चाहिए था, क्योंकि हमारी जो रेशो यूज करना है उसके लिए हमने ये सारा कुछ काम किया है। अगर ये आपके पास है
सो वी कैन एबल टू राइट। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें आप लोगों को लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर आपके पास 14 का फर्स्ट थ्योरम की तरफ, उसकी ताकि आपको समझ आ सकेगी, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि मैं अब क्या लिखने वाला हूँ। बेटा 14 का फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि ये ट्राइंगल आपके पास ABC है, कोई एक और लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स को, और पैरेलल टू थर्ड साइड है जिसका नाम अगर मैं DE कह दूं, ये DE है, तो ये आपके पास रेशो सेम होगी। किस तरह से सेम होगी? वो कहता है ये रेशो आपके पास AD रेशो DB, यानी ये रेशो दिस इज इक्वल टू AE रेशो EC। ये हमारे पास 14 चैप्टर का जो फर्स्ट थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट ये है कि ये दोनों की रेशो AD रेशो DB, ये वाली जो बता रहा हूं, AD रेशो DB इज इक्वल टू AE रेशो EC, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर जरा गौर से देखो, अगर इस डायग्राम को AB लाइन को वक्ती तौर पे आप हटा के इसको घुमाएं, वक्ती तौर पे हटा के AB लाइन को आप हटा के घुमाएं, तो ये क्या पूरी ट्राइंगल बन रही है कि नहीं बन रही? अगर मैं इसे फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको मैं रिमूव करता हूं, तो देखो बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन यूं टेढ़ी बनी हुई है, और उसको आपके पास जब घुमाएंगे तो इस शेप में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? इस शेप में आएगी तो हमारे पास क्या बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि CD रेशो DB, क्या मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा हमारे पास? CD रेशो DB इज इक्वल टू, आगे ये है क्या? CA रेशो AE, CA रेशो AE। अब आपके पास इसको दोबारा वापस लगा देता हूं ताकि आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था यूं, और इसकी रीजन में उसने तो लिखा है आपके पास, रीजन इसकी क्या लिखी है? थ्योरम आपके पास 14.1.1, लेकिन आपने ये रीजन नहीं लिखनी, आपने उसकी बकायदा स्टेटमेंट लिखनी है। द लाइन, if a line intersecting the two sides of the triangles and parallel to third side then divides them proportionally, ये आपके ने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि थ्योरम की स्टेटमेंट को लर्न बाय हार्ट किया करें ताकि आप उसे इजीली लिख सकें। अब आपके पास जैसे मैंने बताया कि हमने ये जो सारी गेम खेली है, इस गेम खेलने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? हमने अगर ये चीज़ ऐसे ही लिखनी थी तो ये क्यों किया? क्योंकि बेटा जो हमें प्रूव करना है वो है DB रेशो DC और AB रेशो आपके पास AC, ये हमने प्रूव करके देना है। लेकिन हम एक बात पहले कह चुके हैं, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं 4 का, कि AB किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। तो AE के अंदर इसकी जाके वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम? गुड। तो अब मैं क्या लिखूंगा बेटा जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास इजी हो जाऊं मैं भी, DB रेशो CA और इसकी जगह आ जाएगा AB, और रीजन इसकी क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4। हम ये बात पहले प्रूव कर चुके हैं ना, तो इसलिए इक्वेशन 4 का हवाला दे देते हैं। अगर अब आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा? CD ओवर DB इज इक्वल टू CA ओवर आपके पास AB। जब आप ये लिख सकते हैं तो फिर हमारे पास हमने जो प्रूव करना था वो क्या है? DB ओवर DC है, ठीक है, और आपके पास AB ओवर AC, यानी आप इसको उलट कर सकते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको थोड़ा उलट भी कर देंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी अगर आपके पास ये करेंगे तो पूरा का पूरा रेसिप्रोकल करेंगे, तो आपके पास DB ओवर, जैसे लिखा हुआ है ना DB ओवर DC, तो आप देखो हमने CD और ये DB दिया हुआ है, तो आप इसको उलट कर दें, DB ओवर DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB ओवर AC। जो हमें प्रूफ करके देना था हमारे पास पूरा प्रूफ हो चुका है। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। अगर फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।